नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज मैं मानव पर्यावरण की अवधारणाएं भाग 2 लेकर के आया हूं। और इससे पहले मैंने जो फर्स्ट भाग पढ़ा उसमें सामान्य परिचय के बारे में हमने पढ़ा था और इसके साथ साथ में निश्चयवाद के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी और आपने नोट्स भी बनाए थे। अब मैं इस क्लास में आपको संभववाद और नवनिश्चयवाद दोनों संकल्पनाएं अवधारणाएं हैं, इन दोनों अवधारणाओं के बारे में आपको विस्तार से नोट्स बनवाऊंगा। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और साथ साथ में आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो कल हमने सामान्य परिचय और निश्चयवाद और उदाहरण, विद्वान और आलोचनाएं यहां तक अध्ययन किया था। आज हम संभववाद का परिचय, उनके उदाहरण और उनसे संबंधित विद्वान पढ़ेंगे, उनकी आलोचनाएं पढ़ेंगे, नव निश्चयवाद परिचय पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में उनके उदाहरण और विद्वान भी पढ़ेंगे। उसके बाद में पर्यावरण का मानव पर किस तरह से प्रभाव रहा और 5 नंबर हमारा जो पॉइंट रहेगा कि मानव का पर्यावरण पर किस तरह से प्रभाव रहा। तो हम सबसे पहले संभववाद के परिचय के रूप में पढ़ेंगे कि संभववाद संकल्पना क्या है और किस ओर प्रेरित करती है। इसके साथ साथ में ये संकल्पनाएं किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इसकी आलोचनाएं हैं वो किस तरह से हुई थी। तो अगर हम संभववाद संकल्पना के परिचय के रूप में देखें तो इन्होंने ही सबसे पहले निश्चयवाद का विरोध किया था कि यह विचारधारा निश्चयवाद की कट्टरता के विरोध में विकसित हुई, जो प्रकृति को नहीं बल्कि मानव को प्रधानता देती है। यानी ये संकल्पना जो संभववाद की संकल्पना थी वो निश्चयवाद की कट्टर विरोधी थी और इसके विरोध स्वरूप इस संकल्पना का विकास हुआ था। और निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना था, परंतु संभववाद में मानव को प्रधानता यानी मनुष्य को प्रधानता दी थी। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि प्रकृति एक सलाहकार है। तो प्रकृति सलाहकार किस तरह से है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति है और मनुष्य के सामने केवल संभावनाएं प्रस्तुत करती है जिन्हें वह अपनी इच्छा से चुन सकता है। यानी संभववाद के अनुसार कहा गया कि प्रकृति है, वो प्रकृति मानव के सामने संभावनाएं प्रकट करती है और उन संभावनाओं का जो लाभ है वो मानव ही उठाता है और जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो उन प्रकृति से प्राप्त कर लेता है। तो यानी वो प्रकृति का संभववाद संकल्पना के अनुसार वो प्रकृति का स्वामी नहीं है, दास नहीं है, परंतु उसका स्वामी है। परंतु निश्चयवाद में उसमें उल्टा कहा गया कि प्रकृति है वो मानव के सर्वा है और मानव उसका दास है। इसके साथ साथ में मानव का निर्णय किस तरह से हुआ कि संसाधनों का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यह पूरी तरह मानव के निर्णय और विवेक पर निर्भर करता है। यानी संभववाद संकल्पना के अनुसार कहा गया कि जो भी संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग मानव कहाँ करेगा, कैसे करेगा, वो और कब करेगा, ये जो सभी निर्णय हैं वो केवल मानव है अपनी बुद्धि, अपने कौशल और विवेक के साथ में लेगा। उसको जहां पर उचित लगेगा वहां उन संसाधनों का उपयोग करेगा। इसके बाद में सक्रिय एवं रचनात्मक शक्ति, यानी सक्रिय रह करके और रचनात्मक जो कार्य किस तरह से कर सकते हैं, यह मानव की एक
निष्क्रिय दास नहीं, बल्कि पर्यावरण को बदलने वाली एक सक्रिय और रचनात्मक शक्ति माना गया है। यानी संभववाद में कहा गया है कि मानव एक दास नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्राणी है जो इस पृथ्वी पर अनेक रचनात्मक कार्य है वो करते रहते हैं। जैसे परिवहन के साधन, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, उद्योग, आवास, ये सब किसने बनाए? मानव के द्वारा बनाए गए थे। और वो ये जो कच्चे माल या फिर कहें कि संसाधन कहाँ से उसे प्राप्त हुए, तो वो हुए थे प्रकृति से। तो मानव ने अपना विवेक और बुद्धि के साथ में इन सभी वस्तुओं का, चीजों का है वो उपयोग किया और उसको बनाया था। उसके बाद में तकनीक की भूमिका के बारे में अगर देखें तो तकनीक और कौशल ही वे संसाधन हैं जिसके माध्यम से मनुष्य प्राकृतिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। यानी मानव जो प्राचीन समय में रहता था, जो वनों में भटकता था, इधर उधर स्थानांतरित उसका जीवन था, उसके बाद में मानव ने जो अपनी तकनीक के माध्यम से और कौशल के माध्यम से उन्होंने अनेक संसाधन बनाए, जिससे उसके सामने जो भी प्राकृतिक बाधाएं आई, विपदा आई, जो भी संकट आए, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। यानी उनसे उन्होंने छुटकारा पाया और अनेक संसाधनों का निर्माण किया था। उसके बाद में मानव स्वतंत्रता के रूप में देखें तो यह विचारधारा मानव की चयन करने की स्वतंत्रता पर अधिक बल देती है। यानी यह विचारधारा कहती है कि मानव किस वस्तु का किस तरह से चयन करेगा, वो उसका स्वतंत्र जीवन है और स्वतंत्र रूप में वो उसका चयन कर सकता है। यानी कोई किसी का दबाव नहीं है। मानव स्वतंत्र एक प्राणी है और स्वतंत्रता के साथ वो इस प्रकृति पर निर्णय ले सकता है। इसके बाद में नवाचार और प्रगति की बात करें तो यह सिद्धांत नए आविष्कारों और नवाचारों को विकास का मुख्य आधार मानता है। यानी संभववाद विचारधारा कहती है कि मानव ने नए नए आविष्कार किए, नए नए नवाचारों का विकास किया, वो मानव का एक मुख्य आधार था। यानी मानव जैसे पहले वनों में, जंगलों में, झुग्गी झोंपड़ियों में, गुफाओं में, पेड़ों पर रहता था, उनके मानव ने आविष्कार किया कि क्यों न एक स्थायी आवास हो, और स्थायी आवास बनाए। उन्होंने कच्चे बनाए, फिर उन्होंने पक्के बनाए। पहले आने जाने के लिए जो पगडंडियां होती थी, मानव ने आविष्कार किया, रेल लाइन बनाई, सड़क परिवहन बनाए। इस तरह से उन्होंने आविष्कारों का और नवाचारों का विकास किया था। इसके साथ साथ में आधुनिक जो दृष्टिकोण है, तो वर्तमान का अधिकांश वैश्विक विकास इसी संभववादी विचारधारा का परिणाम है। यानी आज विश्व में जो विकसित देश की श्रेणी में सब उसकी होड़ में सभी देश लगे हुए हैं, तो वो इस संभववादी विचारधारा का ही परिणाम है। क्योंकि संभववादी विचारधारा ही कहती है कि मानव अपने कौशल और बुद्धि से है वो इस प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो हेडिंग डाल लीजिए संभववाद परिचय। हाँ जी, संभववाद परिचय। नोट कीजिए, हेडिंग डाल करके संभववाद, संभववाद में परिचय डाल लीजिए। लिखिए, संभववाद वह भौगोलिक विचारधारा है, संभववाद वह भौगोलिक विचारधारा है जिसके अनुसार, वह भौगोलिक विचारधारा है जिसके अनुसार प्रकृति मानव को, जिसके अनुसार प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है
अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं, परंतु उन संभावनाओं का चयन और उपयोग मानव की इच्छा, बुद्धि, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक विकास पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत में मानव कोशिकीय, सृजनात्मक और निर्णय लेने वाला प्राणी माना गया है इस अवधारणा के अनुसार प्रकृति यहां बाधा नहीं बल्कि अवसर प्रदान करने वाली शक्ति है। संभववाद के अनुसार पर्यावरण कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करता है। संभववाद के अनुसार पर्यावरण कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करता है, परंतु वह मानव के विकास को पूरी तरह नियंत्रित नहीं करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के आधार पर
प्राकृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकता है। इस अवधारणा के मूल सिद्धांत है, नई लाइन से लिखना है, इस अवधारणा के मूल सिद्धांत हैं, एक नंबर डाल लीजिए इसमें, मानव की स्वतंत्र इच्छा और कार्य क्षमता। मानव की स्वतंत्र इच्छा और कार्य क्षमता। दो नंबर है तकनीकी प्रगति का महत्व। तकनीकी प्रगति का महत्व। तीन नंबर है पर्यावरण का सहयोगी स्वरूप, यानी मानव है वो पर्यावरण का सहयोगी माना है। पर्यावरण का सहयोगी स्वरूप। चार नंबर है सांस्कृतिक कारकों की भूमिका। तो ये इस संकल्पना के मुख्य चार सिद्धांत थे अलग अलग। हाँ, सांस्कृतिक कारकों की भूमिका। नई लाइन से लिखिए इसी में परिचय में, इस विचारधारा में यह माना गया है कि समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में विकास का स्तर अलग अलग हो सकता है। विकास का स्तर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मानव की सोच संस्कृति और संसाधनों का उपयोग अलग अलग होता है। मानव की सोच, संस्कृति और संसाधनों का उपयोग अलग अलग होता है। यानी दो क्षेत्र हैं, एक से भौगोलिक क्षेत्र है, परंतु उन लोगों की सोचने की क्षमता दोनों में, उनके कार्यशैली, उनकी संस्कृति, उनके संसाधनों का किस तरह से वो उपयोग करते हैं, दोनों में अलग अलग भिन्नताएं होगी। यानी समान रूप से कभी नहीं हो पाएगा। तो ये था संभववाद विचारधारा, और संभववाद विचारधारा में आपने उसका परिचय है, उसके बारे में आपने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट बिंदु जो पढ़ेंगे वो है इसके उदाहरण और इससे संबंधित जो विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर उदाहरण की बात करें,
यानी संभववाद विचारधारा के उदाहरण और विद्वान की बात करें तो मरुस्थल में नहर का निर्माण करना। तो यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र एकदम शुष्क क्षेत्र है, अत्यधिक मात्रा में वहां पर तापमान पाया जाता है। तो यहां पर नहर का निर्माण मानव ने किस तरह से किया और क्या परिवर्तन आए थे। जैसे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर इसका सटीक उदाहरण है, जहां तकनीक के माध्यम से रेतीली इलाकों को भी हरा भरा बना दिया। यानी पहले वो क्षेत्र एकदम शुष्क था, चारों ओर रेतीली मृदाएं थी, बड़े बड़े वहां पर टीले थे, परंतु जैसे इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था तो उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। यानी वो शुष्क क्षेत्र में जहां पर किसी तरह की कोई हरियाली नहीं थी, वो अब क्षेत्र वर्तमान में एकदम हरा भरा क्षेत्र है। तो वो किससे उत्पन्न हुआ? वो संभावना से उत्पन्न हुआ, मानव की बुद्धि से, उसकी सोचने की क्षमता से ही हुआ था। यानी मानव ने सोचा कि इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर का जल ला करके या इंदिरा गांधी के माध्यम से जल ला करके इस क्षेत्र को हरा भरा किया जा सकता है। इसके बाद में दुबई का विकास, अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो दुबई का विकास और दुबई का जो मरुस्थल है वो विशाल मरुस्थल है, और इस क्षेत्र में किस तरह से एक शहर की स्थापना, और वहां पर आज आप बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में देखते हैं। एक बंजर रेगिस्तानी इलाके को विश्व के सबसे आधुनिक और विकसित शहर में बदलना मानवीय इच्छा शक्ति और संभववाद की एक जीत है। यानी जो दुबई शहर है और वहां पर आधुनिक और विकसित शहर जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, जो प्राचीन समय में एक मरुस्थल के रूप में था, शुष्क क्षेत्र था, परंतु मानव की इच्छा शक्ति और संभावना के साथ वहां पर मानव ने एक विजय प्राप्त की है। ठीक है ना। तो प्रकृति वहां पर उन्होंने, मानव ने उस प्रकृति को चुनौती दे दी और प्रकृति को वहां पर एक शुष्क क्षेत्र था, वहां पर एक शहर स्थापित कर दिया, जो एक विकसित, विश्व में विकसित देश की श्रेणी में आता है। इसके बाद में समुद्री क्षेत्रों का विकास, तो तटीय बाधाओं के बावजूद उन्नत बंदरगाहों और कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करना मनुष्य की क्षमता को दर्शाता है। यानी महासागरों, सागरों के तटीय क्षेत्र में किस तरह से वहां पर बंदरगाहों का निर्माण किया गया था, और छोटे छोटे मानव के द्वारा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करना एक मानव की कार्य क्षमता की और उसकी कुशलता को दर्शाता है, क्योंकि मानव की बुद्धि और कौशल के साथ ये कार्य संभव हो पाया था। इसके बाद में मानव ने जो संभावना व्यक्त की वो है बांध और सिंचाई। तो नदियों की दिशा मोड़ना और बांध बनाकर जल का प्रबंधन करना, यह सिद्ध करता है कि मानव प्रकृति को अपने लाभ के लिए नियंत्रित कर सकता है। यानी इस संकल्पना के अनुसार कि प्रकृति मानव को नियंत्रित नहीं कर सकती है, इन्होंने कहा है कि मानव है वो प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। यानी किसी नदी पर बांध बना करके उनकी दिशा को परिवर्तित करना और साथ साथ में सिंचाई के अनेक तरीके निकालना और उस जल का प्रबंधन करना, संग्रहण करना, ये मानव की कौशल और बुद्धि को ही दर्शाता है। तो मानव ने इस प्रकृति पर है वो इस तरह से विजय प्राप्त की है। ये आपको मैंने 4 उदाहरण दिखाए हैं। अब अगर विद्वान की बात करें, संभववाद की संकल्पना जो दी थी वो दी थी विडाल डी लाप्लास ने, और ये विडाल डी लाप्लास थे वो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। इन्होंने संभववाद का जनक माना जाता है, यानी विडाल डी लाप्लास को संभववाद का जनक माना जाता है। और उनका मानना था कि प्रकृति सीमाओं के बजाय संभावनाएं प्रदान करती है। यानी निश्चयवाद में कहा कि प्रकृति है, सीमाओं में रहकर के मानव कार्य कर सकता है, परंतु संभववाद में कहा
कि प्रकृति सीमाओं के बजाय क्या देती है, मानव को संभावनाएं देती है कि इस प्रकृति में अनेक संभावनाएं हैं, मानव है वो कार्य कर सकता है। तो यानी संभावनाएं प्रदान करती है। विडा डेला ब्लास ने ये कहा था। आगे है मानव एक निर्माता के रूप में। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य केवल पर्यावरण का उपभोक्ता ही नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से इसका पुनर्निर्माता भी है। यानी मानव है जो पर्यावरण का उपभोक्ता नहीं, उपभोक्ता यानी जो संसाधन प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है, काम में लेता है, परंतु वह अपनी बुद्धि से, विवेक से, मस्तिष्क से उसका पुनः निर्माता भी है। यानी उसका दोबारा है वो निर्माण भी कर सकता है। मानव में इतनी क्षमता है। उसके बाद में है पर्यावरण में परिवर्तन। मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जंगलों को कृषि भूमि में और पहाड़ों को पर्यटन केंद्रों में बदलने में सक्षम रहा है। यानी पर्यावरण में किस तरह से परिवर्तन कर सकता है मानव, तो मानव है वो वनों को काट करके वहां पर कृषि कर सकता है, और पर्वत चोटियां हैं, बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां हैं, पहाड़ है, उनमें पर्यटन केंद्र के रूप में परिवर्तित कर सकता है। पहले उन पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई नहीं जा सकता था, वर्तमान में उन क्षेत्रों में अनेक देशी विदेशी जो पर्यटक है वो वहां पर जाते हैं। तो वो किसके द्वारा, वो मानव की बुद्धि के द्वारा निर्मित हो पाया। उसके बाद में तकनीकी उन्नति की अगर बात करें तो तकनीकी उन्नति में संभववाद पूरी तरह से विज्ञान और तकनीक के प्रगति पर टिका है, जो असंभव को संभव बनाता है। यानी मानव है कोई भी उसके सामने असंभव सा कार्य हो उसको वो संभव बना सकता है। अब आप उस डायग्राम को देख सकते हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र और उसमें देख सकते हैं आप इस तरह से निर्माण कर सकता है, इस तरह से द्वीपों का निर्माण कर सकता है मानव। शुष्क क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों को काट करके रास्ता निकाल सकता है, जल के लिए, नदी के लिए मार्ग बना सकता है, इस तरह के कार्य कर सकते हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है वहां से रास्ते निकाल सकता है। ये किससे, मानव की कौशल और बुद्धि से हुआ, जो प्रकृति में मानव को संभावनाएं व्यक्त करती है और मानव उन संभावनाओं का बखूबी से पालन करता है और कार्य करता है। तो हेडिंग डाल लीजिए संभववाद के उदाहरण एवं विद्वान। संभववाद के उदाहरण एवं में विद्वान। लिखिए संभववाद विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता संभववाद विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास थे। विडाल डी ला ब्लास थे। इन्होंने जेनेरे डिविया की अवधारणा दी। इन्होंने जेनेडिविया की अवधारणा दी जिसके अनुसार किसी क्षेत्र की जीवन शैली वहां के लोगों की, किसी क्षेत्र की जीवन शैली वहां के लोगों की
वहां के लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों से वहां के लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, केवल प्राकृतिक कारकों से नहीं होती हैं, केवल प्राकृतिक कारकों से नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड में समुद्र से भूमि प्राप्त कर कृषि करना एक नंबर उदाहरण है। नीदरलैंड में समुद्र से भूमि प्राप्त कर कृषि करना। 2 नंबर है राजस्थान के मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई कर कृषि विकास करना। कृषि विकास करना। 3 नंबर उदाहरण डाल लीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन और जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करना। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन और जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करना। 4 नंबर है रेगिस्तानी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। रेगिस्तानी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। हाँ, नई लाइन से लिखिए इसमें। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मानव ने अपनी तकनीकी क्षमता और योजना के माध्यम से प्राकृतिक सीमाओं को अवसर में बदलना। प्राकृतिक सीमाओं को अवसर में बदलना।
संभववाद यह सिद्ध करता है कि संभववाद यह सिद्ध करता है कि यह सिद्ध करता है कि मानव केवल प्रकृति का अनुयायी नहीं, मानव केवल प्रकृति का अनुयायी नहीं बल्कि प्रकृति का अनुयायी नहीं बल्कि उसका योजनाबद्ध उपयोग करने वाला, उसका योजनाबद्ध उपयोग करने वाला प्राणी है, योजनाबद्ध उपयोग करने वाला प्राणी है। तो ये था संभववाद विचारधारा के उदाहरण और उससे संबंधित जो विद्वान थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम संभववाद विचारधारा की आलोचना के बारे में देखेंगे कि संभववाद विचारधारा में कौन कौन सी आलोचनाएं की गई थी, क्योंकि जिस तरह से निश्चयवाद की आलोचना संभववाद ने की थी, अब संभववाद की आलोचना किन्होंने की है तो उसके बारे में और क्या आलोचना हुई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं पर्यावरणीय सीमाओं की अनदेखी, यानी इसकी आलोचककर्ता थे, उन्होंने कहा है कि संभववाद विचारधारा में पर्यावरणीय सीमाएं थी उनको लांघ दिया है, उनकी अनदेखी की है। कैसे कि आलोचकों का मानना है कि मानव अपनी क्षमता के गर्व में प्रकृति की उन सीमाओं को भूल गया है जिन्हें पार करना विनाशकारी हो सकता है। यानी जो आलोचक थे उन्होंने कहा है कि मानव अपनी क्षमता जो पर गर्व करता है या जो कार्य करता है उस गर्व में मद में आकर के जो प्रकृति की जो सीमाएं थी उन सीमाओं को तोड़ दिया है, उन सीमाओं से आगे बढ़ गया है और जिससे उन सीमाओं को पार करने पर विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। जैसे मानव को आवश्यकता कृषि करने की थी तो कृषि करने के लिए जो वन थे, जंगल थे, उनको साफ कर दिया। मानव को आवश्यकता थी वहां पर अधिवास बनाने की, मानव ने उन वनों को नष्ट कर दिया। मानव को आवश्यकता थी उद्योग स्थापित करने की, मानव ने पेड़ पौधे वन थे वो वहां से हटा दिए। तो वो आगे आने वाले समय में आलोचकों ने कहा है कि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तो जो सीमाएं थी उनको संभववादी में यानी मानव ने उन सीमाओं को भूल गया है। दूसरी आलोचना है असीमित संसाधन दोहन, यानी असीमित संसाधन का दोहन किस तरह से होता है, संसाधनों का उपयोग है वो सीमित मात्रा में हो। तो इस विचारधारा ने संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को बढ़ावा दिया जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा होगी। यानी आलोचकों ने कहा है कि जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का उपयोग होता है और जिस तरह से उपयोग हो रहा है, आगे आने वाले समय में इन संसाधनों की कमी होगी, संसाधनों की कमी होगी और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी। तो दोनों बेमेल होंगे, तो अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए, यानी संसाधन और जनसंख्या उतने ही होने चाहिए जितने संसाधन हो। तो यानी भावी पीढ़ी के लिए ये एक संकट है। तो संसाधनों का उपयोग है वो सीमित मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद में आता है पर्यावरण असंतुलन।
यानी पर्यावरण का असंतुलन किस तरह से है, तो प्रकृति में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ गया है। यानी प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति के साथ मानव असंतुलन स्थापित कर रहा है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो गया है। यानी जनसंख्या अधिक है और आज हम वन्य क्षेत्रों को देखेंगे जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होने चाहिए, आज हम देखते हैं तो वो ग्राफ बहुत नीचे है। तो वो एक संकट का विषय है जिसे पर्यावरण असंतुलन कहा जाता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन को हम देखें तो मानवीय गतिविधियों और औद्योगिक विकास का सीधा परिणाम है वो ग्लोबल वार्मिंग और असमय जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है। यानी जिस तरह से मानव की जो गतिविधि या औद्योगिक विकास हो रहा है, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी बढ़ रहा है, जिससे असमय में जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। यानी अब आप देख सकते हो 6 महीने शीत ऋतु होनी चाहिए या 4 महीने शीत ऋतु होनी चाहिए, 2 या 1 महीने शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु 8 से 7-8 महीने की ग्रीष्म ऋतु होना शुरू हो गया है और तापमान इतना बढ़ रहा है कि 50-55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो वो एक क्लाइमेट परिवर्तन का है, यानी जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत करता है। तो वो आने वाले समय के लिए एक संकट का विषय है। जैव विविधता का ह्रास होना, यानी विकास के नाम पर जंगलों की कटाई से अनगिनत जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। यानी जिस तरह से वनों की अंधाधुंध तरीके से कटाई हो रही है और वनों की जिस तरह से कटाई हो रही है, तो उसी हिसाब से असंख्य रूप में जो जीव जंतु है, जिनकी जो प्रजातियां हैं या फिर वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं, आज वो लुप्त हो रही हैं वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जीव जंतुओं की और जो वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही है, जिस तरह से वनों को काटा जा रहा है। तो आलोचकों का ये भी कहना है। उसके बाद में आलोचकों ने कहा है कि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। असीमित शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार से जल, वायु और मृदा प्रदूषण को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। यानी आज इस प्रदूषण से, यानी जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण हो, ये शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ही हुआ है। यानी उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं है, शहरीकरण से निकलने वाली गंदगी है और उस गंदगी को जल के माध्यम से वायु में और मृदा प्रदूषण है इससे होता रहता है, जिससे आम जीवन है वो रोगग्रस्त हो जाएगा और असामयिक मानव की मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, एक चिंता का विषय है। उसके बाद में संसाधनों का क्षय होना, यानी कोयला है, पेट्रोलियम है, शुद्ध जल है, जैसे प्राकृतिक संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। यानी कोयला है तो उद्योगों में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो उसका खनन सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसकी लगातार कमी हो रही है। पेट्रोल है तो उसकी भी लगातार कमी हो रही है। शुद्ध जल पीने का जो जल है वो अब नहीं मिल पा रहा है, उसकी जगह प्रदूषित जल हो रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। उसके साथ साथ में संतुलन की आवश्यकता, तो मानव को यह समझना होगा कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका हिस्सा है और विकास और प्रकृति के बीच संतुलन अनिवार्य होना चाहिए। यानी आलोचकों ने कहा है कि मानव को प्रकृति का स्वामी नहीं बनना है,
परंतु उस प्रकृति को मानव पर स्वामी बनना है, परंतु उस सीमित दायरे में, उस सीमा में रह करके मानव है वो उस प्रकृति में विकास कर और संतुलन स्थापित कर सकता है। तो हेडिंग डाल लीजिए संभववाद की आलोचना। हाँ जी, संभववाद की आलोचना। हाँ, आलोचना में 1 नंबर लिखिए, हेडिंग डालकर पर्यावरणीय सीमाओं की अनदेखी। हाँ, पर्यावरणीय सीमाओं की अनदेखी लिखिए। आलोचकों का मानना है कि, हाँ 1 नंबर लिखिए, आलोचकों का मानना है कि मानव अपनी क्षमता के गर्व में, मानव अपनी क्षमता के गर्व में प्रकृति की उन सीमाओं को भूल गया है, प्रकृति की उन सीमाओं को भूल गया है जिन्हें पार करना विनाशकारी हो सकता है, जिन्हें पार करना विनाशकारी हो सकता है। 2 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, असीमित संसाधन दोहन। असीमित संसाधने दोहन। लिखिए, इस विचारधारा ने अंधाधुंध उपयोग को बढ़ावा दिया। इस विचारधारा ने संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को बढ़ावा दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा हो सकता है। 3 नंबर डाल लीजिए, पर्यावरण असंतुलन। हाँ, 3 नंबर डाल लीजिए, पर्यावरण असंतुलन। प्रकृति में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण, प्रकृति में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ गया है। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ गया है। 4 नंबर है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। मानवीय गतिविधियों और औद्योगिक विकास का सीधा परिणाम, मानवीय गतिविधियों और औद्योगिक विकास का सीधा परिणाम ग्लोबल
वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है। पांच नंबर हेडिंग डाल लीजिए, जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास। लिखिए, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर जंगलों की कटाई से अनगिनत जीव जंतुओं और अनगिनत जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रदूषण में वृद्धि। प्रदूषण में वृद्धि। लिखिए, असीमित शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार ने असीमित शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार ने जल, वायु और मृदा प्रदूषण को, जल, वायु और मृदा प्रदूषण को विनाशकारी स्तर तक पहुंचा दिया है। विनाशकारी स्तर तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संतुलन की आवश्यकता। हाँ, नेक्स्ट है संतुलन की आवश्यकता। तो लिखिए, मानव को यह समझना होगा कि, मानव को यह समझना होगा कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि, वह प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। तथा विकास और प्रकृति के बीच, तथा विकास और प्रकृति के बीच संतुलन अनिवार्य है। विकास और प्रकृति के बीच संतुलन अनिवार्य है। तो ये थी संभववाद की आलोचना, और ये संभववाद विचारधारा थी। उसके बाद में हमने उसका परिचय पढ़ा, उससे संबंधित उदाहरण और उसके साथ साथ में उससे संबंधित विद्वान थे वो पढ़े। उसके बाद में हमने उसकी आलोचनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस नवनिश्चयवाद के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा
वो जिस अवधारणा के बारे में, और वो अवधारणा आज हमारी रहेगी नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद का हम अगर परिचय पढ़ें, नवनिश्चयवाद परिकल्पना की, अवधारणा की, तो ये परिकल्पना कह रही है कि संतुलित ये सिद्धांत के रूप में जाना जाता है नवनिश्चयवाद। और क्यों जाना जाता है? इस अवधारणा में यह कहा गया है कि यह विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच के टकराव को खत्म कर एक संतुलित मार्ग पेश करती है। यानी निश्चयवाद में हमने पढ़ा था कि उसमें सर्वस्रवा है, वो प्रकृति है, परंतु संभववाद में जब आते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि प्रकृति नहीं, मानव है, और प्रकृति मानव को हर समय संभावनाएं व्यक्त करती है। परंतु उसके दोनों के बीच का एक मार्ग निकलता है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर की ये संकल्पना है, और इसमें नवनिश्चयवाद में इन दोनों के मध्य को मार्ग के निकाला गया है। जो भी आलोचक थे, इन आलोचनाओं को इन्होंने खंडन किया है। और इसको मध्य मार्ग क्यों कहा है? तो इन्होंने कहा है कि इसे दोनों सिद्धांतों के मध्य मार्ग जाना जाता है, जो न तो प्रकृति को पूरी तरह प्रभावी माना है और न ही मानव को। यानी इन्होंने न तो प्रकृति को मानव पर विजय प्राप्त करते तो उसको माना है, और न ही मानव को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाले माना है। तो इन दोनों को ही, या इन दोनों प्रभाव को इन्होंने खंडन किया है। और इस नवनिश्चयवाद संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद क्यों कहा है? तो इस सिद्धांत को प्रसिद्ध रूप में अगर कहें तो इसे रुको और जाओ परिकल्पना भी कहा जाता है। और इसका जो अर्थ है, अगर अर्थ समझे रुको और जाओ का, तो मानव को विकास की गति तय करने से पहले प्रकृति के संकेतों को देखना चाहिए। यानी ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि अगर हम इस प्रकृति से जो भी प्राप्त करते हैं तो उससे पहले हमें देखना चाहिए, या फिर जो भी ये संकेत देती है प्रकृति, उस संकेतों का हमें पालन करना चाहिए। जिस तरह से ट्रैफिक नियमों का जिस तरह से परिवहन पालन करते हैं, ये आप देख रहे हैं इस मैप में, सॉरी इस डायग्राम में, तो यहाँ पर ट्रैफिक के रूप में जो 3 बत्तियों का इस्तेमाल होता है, और वो ही हमारे पर लागू भी होता है। जिस तरह से परिवहन के लिए, यानी बस, ट्रक, बाईसाइकिल जो भी है, उनके लिए इन बत्तियों का संकेत आते हैं तो उसमें रुक जाते हैं, और कौन सी बत्ती जलती है तो हमें चलने का संकेत देता है, और कौन सी बत्ती चलती है तो हमें तैयार होने का संकेत देता है। तो इसी तरह से प्रकृति भी हमें रुकने का, चलने का और तैयार होने का भी संकेत देती है। जिस तरह से ट्रैफिक नियमों में हम, जहाँ पर हम मान लीजिए कहीं शहर से गुजर रहे हैं और ट्रैफिक नियम से हमें रेड बत्ती का सिग्नल आ गया, तो हम वहाँ पर क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। इसी तरह से हमें मान लीजिए किसी पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता है, उस पेड़ को काटना है, या उस क्षेत्र में कृषि करना है, तो उन वनों को साफ करना है, तो हमें तुरंत प्रभाव से वो कार्य नहीं करने चाहिए। हमें उस रेड बत्ती के सिग्नल की तरह एक बार रुक जाना चाहिए। उसके बाद में जलती है येलो, जो येलो लाइट जलती है तो हमें संकेत देती है तैयार होने का। तो इसी तरह से हमें वो पेड़ काटने से पहले, उन जंगलों को काटने से पहले हमें क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए, और उन पर विचार विमर्श करना चाहिए। जिस तरह से परिवहन के साधनों, क्या हमने सीट बेल्ट लगा लिए है? मोटरसाइकिल पर है तो क्या हमने हेलमेट अच्छी तरह से पहन लिया है? इसी तरह से हमें इनका भी संकेत मालूम होना चाहिए कि अगर हम उन वनों को साफ करेंगे, उन वनों की लकड़ियों को, पेड़ पौधों को काट देंगे, तो हमारे आने वाले समय में किस तरह से उसके परिणाम होंगे। अगर उसके परिणाम सकारात्मक होते हैं तो हमें वो पेड़ पौधे काट देने चाहिए। अगर उनके परिणाम नकारात्मक होते हैं आने वाले समय के लिए, तो हमें उन पर विचार विमर्श चिंतन करना चाहिए। उसके बाद में ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि जैसे सिग्नल मिलता है ग्रीन लाइट का, तो हमें आगे बढ़ने का संकेत मिलता है।
इसी तरह से जब हमारे सामने ये प्रभाव होते हैं कि क्या परिणाम होंगे सकारात्मक या नकारात्मक, उसके बाद में हमें वो कार्य करने चाहिए। हमें ऐसे लगते हैं कि अगर इस पेड़ को काट दिए तो हमारे सामने नकारात्मक प्रभाव होंगे, और जो भी कार्य कर रहे हैं, सोलर पैनल का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर क्या उसके आगे सोलर पैनल के क्या प्रभाव होंगे। क्या हम एक पेड़ को काटने से या उन वनों को साफ करके वहां पर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उसके आगे परिणाम किस तरह से निकल कर आएंगे, तो उसके बाद हमें हमारा कार्य वो करना चाहिए। तो इसलिए ट्रैफिक नियमों के पालन प्रकृति में भी लागू होता है, और इसलिए इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। यानी एक बार रुको और रुकने के बाद में, विचार करने के बाद में उस कार्य को करने के लिए जाना चाहिए। और इस अवधारणा के जो प्रतिपादक थे वो थे ग्रिफिथ टेलर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये ग्रिफिथ टेलर हैं, और इस क्रांतिकारी विचारधारा का श्रेय प्रसिद्ध भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर को ही जाता है। यानी ये ग्रिफिथ टेलर है, और ग्रिफिथ टेलर ने ही ये विचारधारा दी थी, और दोनों के द्वंद्व को उन्होंने खत्म किया था। यानी निश्चयवाद के और संभववाद के दोनों के मध्य जो आलोचक थे, आलोचनाएं हुई थी अलग अलग, उन दोनों के मध्य की विचारधारा को उन्होंने खत्म कर दिया, और नई विचारधारा, और इसलिए इसे आधुनिक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति द्वारा सीमा का निर्धारण, और यह माना जाता है कि प्रकृति एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो विकास की दिशा और सीमाएं तय करती हैं। यानी ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह, यानी प्रकृति भी एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो विकास की दिशा और सीमाओं को तय करती है। क्योंकि जिस तरह से हम चौराहों पर सिग्नल लगा होता है, एक तरफ को रोक देंगे हम ट्रैफिक को तो वो उस ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, दूसरी तरफ वाले आगे बढ़ना शुरू होंगे। इसी तरह से हम प्रकृति की सीमाओं में रह करके हमें विकास कार्य वो करने चाहिए। उसके बाद में आता है सीमित विकास। तो मानव को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर ही करना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि हम प्रकृति की सीमाओं को लांघ करके उसके चाहे दुष्परिणाम हो तो भी हमें पता है, फिर उसके बावजूद भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो गलत परिणाम होंगे। यानी हमारी बुद्धि और विवेक से है उस प्रकृति की सीमाओं में रह करके ही हम तकनीकी विकास है वो कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आता है अति दोहन का संकट। अति दोहन के संकट की अगर बात करें तो यह चेतावनी देता है कि यदि मानव ने प्राकृतिक सीमाओं का उल्लंघन किया तो विनाशकारी संकट जैसे प्राकृतिक आपदाएं आना निश्चित है। या तो हम अगर पेड़ पौधों को इस प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, भूस्खलन है, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। और इनका जो प्रभाव बढ़ेगा तो पृथ्वी पर मानव की संकट की स्थिति आ सकती है। जिम्मेदार विकास। इस सिद्धांत को सतत और जिम्मेदार विकास का समर्थन करता है जहां प्रगति भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। यानी इस सिद्धांत यानी नवनिश्चयवाद की जो परिकल्पना है इसको क्या कहते हैं, सतत और जिम्मेदार विकास की परिकल्पना भी माना गया है इसको। तो इसलिए सतत और जिम्मेदारी विकास माना गया है इस परिकल्पना को, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि अगर मानव की प्रगति भी हो, ये नहीं कि प्रगति नहीं हो, मानव की प्रगति और प्रगति के साथ साथ में सतत विकास भी हो और पर्यावरण भी हमारा क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो दोनों कार्य एक साथ में ही संभव है मानव के लिए। तो हेडिंग डाल लीजिए 3 नंबर नवनिश्चयवाद, और नवनिश्चयवाद में आप डाल लीजिए परिचय। हाँ, नवनिश्चयवाद और नवनिश्चयवाद में आप डाल लीजिए परिचय। हाँ, नोट कीजिए
नवनिश्चयवाद निश्चयवाद और संभववाद के बीच का संतुलित दृष्टिकोण है, बीच का एक संतुलित दृष्टिकोण है। बीच का संतुलित दृष्टिकोण है। इस अवधारणा को रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है। रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। इसके प्रमुख प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव को विकास करना चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार मानव को विकास करना चाहिए, लेकिन प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं को भीतर रहकर किया जाता है। करना चाहिए। निर्धारित सीमाओं के भीतर रहकर करना चाहिए। प्रकृति कुछ संकेत और चेतावनी देती है। प्रकृति कुछ संकेत और चेतावनी देती है। यदि मानव उनका पालन करता है तो विकास संभव है। पालन करता है तो विकास संभव है। अन्यथा
पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो जाते हैं, अन्यथा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत को निश्चयवाद और संभववाद के बीच इस सिद्धांत को निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग माना जाता है, मध्य मार्ग माना जाता है। जो न तो प्रकृति को पूरी तरह प्रभावी मानता है, न तो प्रकृति को पूरी तरह प्रभावी मानता है, और न ही मानव को, इस विचारधारा की निम्न विशेषताएं हैं। इस विचारधारा की निम्न विशेषताएं हैं। इस विचारधारा की निम्न विशेषताएं हैं। एक नंबर है संतुलित दृष्टिकोण। दो नंबर है सतत विकास पर बल। तीन नंबर है प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य। प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य। चार नंबर है वैज्ञानिक नियोजन का महत्व। वैज्ञानिक नियोजन का महत्व। नई लाइन से लिखी इसी में परिचय में, नव निश्चयवाद आज के समय में, नव निश्चयवाद आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि
क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की बात करता है। संतुलन स्थापित करने की बात करता है। तो ये था नवनिश्चयवाद का परिचय। और नवनिश्चयवाद के परिचय के बाद में अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें है नवनिश्चयवाद के उदाहरण क्या हैं। यानी नवनिश्चयवाद के हम अलग अलग उदाहरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बांध निर्माण में पर्यावरणीय अध्ययन। यानी बड़े बांध बनाने से पहले प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, ताकि विकास के साथ पारिस्थितिक तंत्र भी सुरक्षित रहे। यानी इसमें कहा गया है कि अगर हमें बड़े बांध का निर्माण करना है और बड़े बांध का निर्माण करने से पहले हमें उस प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। यानी हमें देखना चाहिए कि हम जहां पर बांध बना रहे हैं वहां पर पेड़ पौधों की संख्या कितनी है। क्या हम उन पेड़ पौधों को काटेंगे आज तो आगे क्या प्रभाव पड़ेंगे। आज यहां पर बांध बनाएंगे तो यहां पर जो दबाव पड़ेगा जल का और उसका जो मिट्टी गाद आएगी इसके नीचे जमा होगी, जिससे भूकंप की क्रिया तो उत्पन्न नहीं होगी। तो ये सभी समझने के बाद में ही हमें या फिर पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये कार्य करने के बाद में हमें बांध का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में है प्रदूषण नियंत्रण औद्योगिकरण। यानी कारखाने लगाना यानी विकास है, लेकिन साथ ही जो उनकी चिमनियों से फिल्टर और कचरा प्रबंधन यानी प्रकृति सुरक्षा का अनिवार्य उपयोग भी होना चाहिए। यानी जो उद्योग हम स्थापित करने हैं उद्योग अच्छी बात है, किसी देश क्षेत्र विशेष की विकसित श्रेणी के लिए अच्छी बात है, परंतु उस उद्योग से उन चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, ये आप जो देख रहे हैं इस तरह से निकलने वाला धुआं, या फिर वहां पर जो प्रदूषित कचरा है उससे क्या पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर उसको फिल्टर करना चाहिए जिससे वो जो जहरीली गैस है वो कम हो सके उसका प्रभाव। तो उसके बारे में हमें उद्योग स्थापित करने से पहले ये चीज सोचनी चाहिए। उसके बाद में है वन संरक्षण नीतियां। यानी आर्थिक जरूरतों के लिए लकड़ी काटना, लेकिन साथ ही नए पेड़ लगाना यानी वृक्षारोपण करना, ताकि हरियाली भी संतुलन बना रहे। यानी आर्थिक जरूरतों के लिए लकड़ी काटना ठीक है, आपको लकड़ी की आवश्यकता है, लकड़ी काटिए, परंतु उसके स्थान पर नए पेड़ भी लगाने चाहिए। यानी वृक्षारोपण अभियान भी चलाना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र विशेष में पहले की तरह हरियाली है वो वापस लौट सके। ऐसे नहीं कि हमने लकड़ियां प्राप्त कर ली उसके बाद में वहां से हमने पेड़ लगाए नहीं और वहां पर हरियाली है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो ये चीज का प्रभाव है वो कम करना होगा। उसके बाद में है जल संरक्षण कार्यक्रम। यानी भूजल का उपयोग करना, लेकिन साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए प्रकृति को वापस जल लौटाना। यानी भूमि का जो जल है, आंतरिक भाग से जो जल हम निकाल रहे हैं और
जल हम कि अति मात्रा यानी अत्यधिक मात्रा में जल निकालेंगे तो ये हमारे साथ में ये भी होना चाहिए कि उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वापस उस प्रकृति को जल है वो लौटाना चाहिए। यानी जो जल हम प्राप्त जो उपयोग कर रहे हैं भूगर्भ से जल, उसको वापस जो जल हमारा जो गंदा है उसको टैंक बनाने चाहिए और टैंक के माध्यम से उसमें डालना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुला जल है वो बहा दिया जाए, गंदा जल है वो जल फिल्टर होकर के आंतरिक भाग पर वापस है वो रह सकता है, जिससे वो प्रकृति को वापस जल है वो आंतरिक भाग में मिलता रहे, जिससे भूजल की कमी उत्पन्न हो। उसके बाद में है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, यानी कोयले और पेट्रोलियम के बजाय सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करना और पर्यावरण के अनुकूल है। यानी कोयला और पेट्रोल का हम उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, धुएं की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, जिससे प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान की मात्रा और ग्लोबल वार्मिंग है वो खतरा बना रहेगा। लेकिन उसकी बजाय सोलर पैनल यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे धुआं रहित ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है तो उसका उपयोग हो। जलवायु नीतियां होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए समझौते करना ताकि विकास की गति ग्लोबल वार्मिंग के कारण न बने। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग पर क्या होगा, खतरा होगा। तो जलवायु नीतियां बनानी चाहिए, अलग अलग तरह से समझौते या फिर सम्मेलन भी होने चाहिए। उसके बाद में संतुलित शहरी विकास, तो शहरों को कंक्रीट का जंगल बनाने के बजाय ग्रीन बेल्ट और पार्कों के साथ स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। यानी शहरों को चारों तरफ से सड़क का निर्माण करेंगे, कंक्रीट से निर्माण करेंगे, पक्का बनाएंगे, चाहे गलियां हो चाहे उनके सड़क मार्ग हो तो बनाएंगे तो उसमें शहरी क्षेत्र में तापमान की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगी तो वो संतुलित शहर नहीं होगा। उसकी बजाय हमें ग्रीन बेल्ट यानी वहां पर हरियाली पेड़ पौधे यानी सड़कों पार्कों में लगाने चाहिए और स्मार्ट सिटी का विकास है वो करना चाहिए। उसके साथ साथ में सतत विकास हो, यानी भविष्य की पीढ़ी को जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान का विकास करना ही नव निश्चयवाद का प्रमुख लक्ष्य है। यानी भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी हमें पूरा करना है। ऐसे नहीं कि हम विकसित श्रेणी की भागादौड़ी में हम संसाधनों का अति दोहन कर रहे हैं और भावी पीढ़ियों के लिए हमें खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस चीज का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो हेडिंग डाल लीजिए नव निश्चयवाद के उदाहरण। हाँ जी, नव निश्चयवाद के उदाहरण लिखिए। नव निश्चयवाद का व्यवहारिक रूप, नव निश्चयवाद का व्यवहारिक रूप आज की पर्यावरणीय नीतियों में, आज की पर्यावरणीय नीतियों में स्पष्ट दिखाई देता है। आज की पर्यावरणीय नीतियों में स्पष्ट दिखाई देता है उदाहरण लिख लीजिए। हाँ, 1 नंबर उदाहरण लिखिए। बड़े बांध बनाने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन हो, पर्यावरणीय प्रभाव का
आकलन हो, दो नंबर है औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग हो। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग हो। तीन नंबर है, तीन नंबर नोट कीजिए, वनों की कटाई पर नियंत्रण और वनों की कटाई पर नियंत्रण और वृक्षारोपण अभियान शुरू हो। वृक्षारोपण अभियान शुरू हो। चार नंबर लिखिए, सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग हो। सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग हो। नई लाइन से लिखिए, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मानव विकास कर रहा है, परंतु प्रकृति के नियमों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह सिद्धांत अनियंत्रित औद्योगिकरण के विरुद्ध चेतावनी देता है और जिम्मेदार विकास पर बल देता है। तो ये थी नवनिश्चयवाद। हमने तीनों परिकल्पनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा, उसमें निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम पर्यावरण का मानव पर प्रभाव और पर्यावरण पर मानव का जो प्रभाव है वो किस तरह से पड़ रहा है वो देखना है। तो सबसे पहले है जलवायु और वेशभूषा, यानी क्षेत्र की जलवायु ही यह निर्धारित करती है कि मनुष्य कैसे वस्त्र पहनेगा। यानी हम ये नहीं है कि उष्ण क्षेत्रों में अगर निवास कर रहे हैं तो वहां पर ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं, नहीं, वहां हम सूती वस्त्र पहनेंगे।
और शीत ऋतु में निवास कर रहे हैं तो हमें ऊनी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तो जलवायु और वेशभूषा है वो निर्धारित करती है कि मनुष्य किस तरह से वस्त्र पहनेगा। भोजन पर भी प्रभाव है कि स्थानीय जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही मानव का मुख्य आहार तय होता है। जैसे तटीय क्षेत्रों में मछली और चावल, मैदानी भागों में गेहूं के रूप में। यानी वो भोजन भी प्रकृति ही तय करती है। अगर हम समुद्र के किनारे, नदी के किनारे निवास कर रहे हैं तो वहां पर अधिकतर लोग मछलियां और चावल का ही भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे। परंतु जहां पर मैदानी भाग में निवास करें तो वो कृषि करेंगे और कृषि के साथ साथ में जो खाने वाले बाजरा है, गेहूं है, इस तरह के खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करेंगे। परिवहन के साधन तो क्षेत्र का स्थल रूप जैसे पर्वत, मैदान और मरुस्थल ही वहां के परिवहन साधनों का प्रकार और सुगमता तय करता है। जैसे मान लीजिए हम पर्वतीय क्षेत्रों में हैं तो क्या हम ट्रेन से जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। क्या हम वहां पर बस दौड़ा सकते हैं? बहुत मुश्किल है, नहीं दौड़ा सकते। मैदानी भाग में रेल परिवहन, सड़क परिवहन, सुगम रास्ते हैं तो परिवहन के मुख्य साधन है। पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई यात्रा के लिए मुख्य है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवहन के लिए ऊंट, बैल मुख्य साधन है। तो ये प्रकृति ही तय करती है कि परिवहन के साधन कहां पर है, किस तरह के होने चाहिए। कृषि और नदियों के रूप में देखें तो नदी की उपस्थिति और जल की उपलब्धता सीधे तौर पर कृषि के प्रकार और फसलों के चयन को प्रभावित करती है। यानी हम अगर नदीय क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वहां पर हमें पीने के लिए मीठा जल मिलेगा, वहां पर कृषि के लिए आसानी से जल प्राप्त हो जाएगा। तो वहां पर कृषि और किस तरह की फसलें हैं वो उत्पादन करना है तो वहां पर चयन का भी हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर हमें पीने के लिए आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा और सिंचाई के लिए भी जल प्राप्त नहीं होगा। तो वहां पर कम जो सिंचित वाली जो फसलें हैं उनका उत्पादन है वो हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में पर्यावरण का प्रभाव है वो मृदा और उत्पादन पर भी पड़ता है। यानी मिट्टी की उर्वरता और उनकी प्रकृति यह निश्चित करती है कि किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादन कितना और कैसा होगा। यानी अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में हैं तो वहां पर कृषि उत्पादन बहुत कम होगा क्योंकि वहां की मिट्टी कम उपजाऊ है। अगर हम नदी घाटी क्षेत्र में, बेसिन में निवास करते हैं तो वहां की जलोढ़ मिट्टी है और वहां पर सबसे अधिक मात्रा में कृषि का उत्पादन किया जाता है और संघन रूप में कृषि की जाती है। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव अगर देखें तो बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक घटनाएं मानव बस्तियों और जीवन की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। यानी प्राकृतिक आपदाएं, जहां पर बाढ़ की स्थिति अत्यधिक रहती है तो वहां पर मानव निवास नहीं करेगा। जहां पर भूकंप की स्थिति रहती है वहां पर मानव निवास नहीं करेगा। वहां पर बार बार चक्रवात की स्थिति आती है, अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं होती है तो मानव बस्तियों के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यक होती हैं। तो वहां पर मानव कम रूप में निवास करेंगे। आर्थिक संकट के रूप में अगर बात करें तो वहां के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वन और जल ही किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और उद्योगों की दिशा तय करते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में खनिज की मात्रा अत्यधिक हो, वन संघन रूप में हो और जल की आसानी से प्राप्त होते हैं तो वहां पर उद्योग की स्थापना है वो सबसे ज्यादा होती है। पीछे घाट पर, पीछे नीचे पीछे, ठीक है ना। तो यानी आर्थिक आधार भी वहां के प्राकृतिक संसाधनों को देख करके ही किए जाते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव अगर देखें तो हमारा पर्यावरण हमारी परंपराओं, त्योहार और जीवन शैली के तरीकों संस्कृति गहरी प्रभावित करती है। वो भी प्रकृति ही डालती है किस तरह से, किस रूप में लोग कौन से पर्यावरण में निवास करते हैं तो वहां की संस्कृति को हमें हमारे जीवन में ढाल लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पर्यावरण का मानव पर प्रभाव 4 नंबर। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव। लिखिए पर्यावरण मानव के जीवन के
हर पहलू को प्रभावित करता है। पर्यावरण मानव के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जलवायु मानव के वस्त्र, भोजन और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जलवायु मानव के वस्त्र, भोजन और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। स्थलाकृति मानव बसावट और परिवहन के साधनों को निर्धारित करती हैं। स्थलाकृति मानव बसावट और परिवहन के साधनों को निर्धारित करती हैं। मिट्टी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। मिट्टी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। खनिज संसाधन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है। खनिज संसाधन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए उपजाऊ मैदानों में घनी आबादी पाई जाती है। उदाहरण के लिए उपजाऊ मैदानों में घनी आबादी पाई जाती है, जबकि मरुस्थल में जनसंख्या कम होती है। जबकि मरुस्थल में जनसंख्या कम होती है। इस प्रकार पर्यावरण मानव की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को दिशा देता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को दिशा देता है। आप मैप में यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं किस तरह से भोजन पर प्रभाव है, जलवायु और वेशभूषा पर है, कृषि और नदियों पर है। मैंने मैप में यहाँ पर डायग्राम के रूप में आपको दर्शाने का प्रयास किया है कि अच्छी तरह से ये समझ में आ सकते हैं, तो इनको देख लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वो है मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। तो वो पढ़ा था पर्यावरण का मानव पर प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे मानव का किस तरह से पर्यावरण पर प्रभाव है। तो सबसे पहले वनों की कटाई। तो कृषि भूमि और बस्तियों के विस्तार के लिए वनों का अंधाधुंध विनाश, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। यानी कृषि भूमि और बस्तियों के विस्तार से है वो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, और वनों की अंधाधुंध कटाई होने की वजह से प्राकृतिक संतुलन है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तीव्र औद्योगिकरण। अगर तीव्र औद्योगिकरण होगा तो कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक अपशिष्ट पर्यावरण को जहरीला बना देता है, जो आप यहां पर देख रहे हैं। ये देखो, तीव्र औद्योगिकरण। इस तरह से औद्योगिकरण होगा, इससे निकलने वाला ये जो धुआं है, इससे पर्यावरण है वो क्या होगा, प्रदूषित होगा। और पर्यावरण प्रदूषित होगा तो यहां पर जलवायु संकट उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है शहरीकरण का विस्तार।
यानी कंक्रीट के जंगलों, मकानों और सड़कों से बढ़ने से प्राकृतिक आवास और हरित क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। यानी इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करना, सड़क परिवहन का निर्माण करना, इस तरह से पक्की हर चीज चारों ओर हमारे पक्के ही पक्के होंगे, पत्थरों से बने होंगे, तो उससे तापमान है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगा। ठीक है, जिससे पर्यावरणीय संकट है वो उत्पन्न होगा। उसके बाद में है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण होगा तो उद्योगों और शहरों से गंदा पानी नदियों और समुद्रों में मिलने से जल का पारिस्थितिक नष्ट हो जाएगा। यानी ये आप जो नीचे देख रहे हैं जल प्रदूषण, जो एक हानिकारक है, और जल प्रदूषण होगा उससे मानव भी रोगग्रस्त होंगे, उससे जीव जंतु और जो पेड़ पौधे ये भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। वायु प्रदूषण, वाहनों और जीवाश्म ईंधन कोयला व पेट्रोलियम के जलने से हवा में हानिकारक गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारे सांस लेने में क्या होगी, बहुत कुछ कठिनाई होगी। और मैं कह रहा हूं आने वाले समय में मानव को अपने पीठ पर, जो आज हम वर्तमान में लैपटॉप हम पीठ पर रखते हैं बैग लटका करके, उसी तरह से आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर होंगे हमारे पीठ पर। तो हमें समय रहते उस पर एक चेतावनी भी है कि समय रहते हमें उस पर्यावरण को बचाना है, समय रहते हमें इस पर्यावरण की रक्षा करनी है, और हमें ये मन में ठान लेना है कि अब आने वाले वर्षा ऋतु में हम एक परिवार का एक सदस्य अगर 5 पेड़, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 100 लगाइए 150 लगाइए, अगर 5 पेड़ और 5 पेड़ की हम 5 वर्ष तक उसकी रखवाली करेंगे, उसको बड़ा बनाएंगे, ये हमारे लिए एक महत्व है। ठीक है ना। तो यानी जिससे वायु प्रदूषण कम होगा, और वायु प्रदूषण कम होगा तो हमारे लिए क्या होगी, सांस लेने में आसानी होगी, हमें आसानी से ऑक्सीजन प्राप्त होगी, जिससे हमारा जीवन सुगम और सुरक्षित होगा। जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों के कारण मौसम के चक्र, अनिश्चितता और भारी बदलाव आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो जहां पर वर्षा ऋतु होनी चाहिए वहां पर वर्षा नहीं हो रही है, जहां पर वर्षा नहीं होनी चाहिए वहां पर वर्षा तीव्र हो रही है, जहां पर सर्दी पड़नी चाहिए वहां पर सर्दी है नहीं, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, जहां पर ग्रीष्म ऋतु वहां पर सर्दी पड़ रही है। तो यानी क्लाइमेट यानी जो जलवायु है उसका भी बेमेल तरीके से परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यानी तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जैसे उच्च अक्षांशों में जो बर्फ है वो पिघल रही है, और जैसे बर्फ पिघलेगी तो उसका जो जल है वो सागर महासागरों में होगा, और वहां पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, और वहां पर जो मानव आवास निवास करते हैं उनके लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जैव विविधता की कमी, यानी प्रदूषण और आवास विनाश के कारण अनगिनत जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। यानी जैव विविधता की लगातार कमी हो रही है इस प्रदूषण से। उसे मानव के लिए नहीं, जीव जंतुओं के लिए भी उनके आवास और पौधों की जो प्रजातियां हैं वो क्या हो रही है, लगातार नष्ट होती जा रही है। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एक संकट है। तो हेडिंग डाल लीजिए, मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव का पर्यावरण पर प्रभाव। लिखिए, मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन किए हैं। पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन किए हैं, जैसे वनों की कटाई,
उद्योगों से प्रदूषण, वनों की कटाई, उद्योगों से प्रदूषण, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की कमी, जैव विविधता की कमी। इसके साथ साथ मानव ने कुछ सकारात्मक कार्य भी किए हैं। इसके साथ साथ मानव ने कुछ सकारात्मक कार्य भी किए हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, वन संरक्षण कार्यक्रम, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, पर्यावरण जागरूकता अभियान, वर्तमान समय में आवश्यक है कि, नई लाइन से लिखिए, वर्तमान समय में आवश्यक है कि मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रह सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का भाग 2, जिनमें हमने संभववाद और नवनिश्चयवाद, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव और मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, इन 4 बिंदुओं का हमने विस्तार से अध्ययन किया। और मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगे, आप इसके संपूर्ण नोट्स बना लें, जिससे आप एग्जाम में बैठो तो आपके इसकी पूरी तरह से तैयारी हो। तो आपका जो प्यार स्नेह मिल रहा है, इसके लिए आपको एक बार पुनः आपको धन्यवाद। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।